नेक्स्ट न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दरअसल आज के मुद्दे हमारे सामने जो देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी में लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, उस पर आज हमारी चर्चा रहेगी और गुजरात के नए सीएम की घोषणा के बाद ये चर्चा और ज़ोरों पर है कि क्या बीजेपी के संगठन में कुछ बदलाव हो रहे हैं या जिस तरह से मुख्यमंत्री बदल रही है बीजेपी, क्या वो अलोकप्रिय होते चले जा रहे हैं? क्योंकि आने वाले 1-2 साल के भीतर चुनाव है और फिर 2024 की जंग है। साथ ही मध्य प्रदेश में अब सामान्य वर्ग आयोग की गठन की बात भी सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान का जो ऐलान है, वो किस तरह की राजनीति को आगे जन्म देगा? निसार सिद्दीकी हमारे साथ हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। निसार, स्वागत है सनराइज़ न्यूज़ पे आपका। सबसे पहले बात बीजेपी के बदलते हुए मुख्यमंत्रियों को लेकर करें। क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री अ काम नहीं कर पा रहे हैं या जितनी उम्मीदें उनसे बंधी थी संगठन को वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं? इसीलिए हम देख रहे हैं कि लगातार हर राज्य में बीजेपी मुख्यमंत्री बदल रही है। क्या ये बीजेपी को डर सताने लगा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर यही चेहरे रहे राज्य में तो बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि 2024 की लड़ाई भी बहुत बड़ी है। देखिए, जहाँ तक आपने सवाल पूछा बीजेपी के सीएम बदलने का, तो बीजेपी का दावा हर जगह था कि हम जो है डबल इंजन की सरकार बना रहे हैं। तो यहाँ पर डबल इंजन दोनों फेल है। एक राज्य का भी इंजन फेल होता दिख रहा है और स्टेट का इंजन तो फेल है ही। क्योंकि आप देखिए कि सेंट्रल में जो है यहाँ से बड़ी-बड़ी कंपनियाँ अपना बिज़नेस समेट के वापस जा रही हैं। इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं आ रही है, महँगाई अपने आप बढ़ रही है, दोगुनी स्पीड से बढ़ रही है। तेल के दाम हो, चाहे क खाद्य पदार्थों के दाम हो, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है। तो ये साबित कर रहा है कि जो डबल इंजन सरकारें वो फेल हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो स्टेट के इंजन है, उसको दोष मढ़ के उसको हटाए जाने की बात चल रही है और इसीलिए पहले कर्नाटका, फिर उसके बाद जो है उत्तराखंड, उसके बाद फिर जो है अब गुजरात की बारी आई है। आप मुझे बताइए कि इस बात की गारंटी और इस बात की ज़िम्मेदारी कौन लेगा कि जब विजय रूपाणी अ, स्टेट को अच्छे से चला नहीं पा रहे, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? किन लोगों ने उनको स्टेट का सीएम बनाया था? और वो जब वो नाकाम हो गए गुजरात को सही से चलाने में, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? किसकी ज़िम्मेदारी तय की जानी चाहिए? यहाँ पर कोई आके सामने से नहीं बोल रहा है, सिर्फ सीएम का चेहरा हटा दे रहे हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी तो तय करनी पड़ेगी ना, कि अगर उस आदमी ने गलत फैसले लिए, एक स्टेट को सही से रन नहीं कर पाया, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? किन लोगों ने विजय रूपाणी को सीएम बनाया था? और अभी जिसको बना रहे हैं, क्या ये आदमी परफेक्ट है? इसकी भी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो ज़िम्मेदारी तय नहीं हो रही है, सिर्फ चेहरे बदले जा रहे हैं। ऐसे में जो आरोप विपक्ष पर लगते रहे हैं या यूँ कहें कि जिस तरह से विपक्ष या कांग्रेस शासित जो राज्य हैं, वहाँ पर अगर कोई खटपट होती है, तो वो निकल कर एकदम से सामने आ जाती है और उस पर मीडिया में भी चर्चा होती है और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, वो खुद मीडिया को अप्रोच करके तमाम चीज़ों को सामने रख देते हैं। लेकिन बीजेपी में कानो-कान खबर नहीं हुई कि मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात में बदला जा रहा है। क्या इस मायने में, क्या इस एंगल से हम देखें तो बीजेपी अपने संगठन के नेताओं पर, खुद खासकर मुख्यमंत्रियों पर और तमाम संगठन के पदाधिकारियों पर नकेल कसने में कामयाब रही है? क्योंकि वो जो चीज़ें चाहती है वही लीक होती है। इसके अलावा अगर किसी नेता के अंदर कोई गुस्सा है या कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो बहुत आसानी से वो बात भी नहीं रख सकता है। देखिए, आपने 2 सवाल पूछा है, कि एक विपक्ष के हवाले से पूछा। तो देखिए, इस टाइम पर सरकार से ज़्यादा निगाहें चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे जो लोग भी हों, उनकी निगाहें विपक्ष के ऊपर हैं, कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, मायावती का क्या स्टैंड है और क्रिटिसिज़्म वहाँ पे हो रहा है। आप बताइए कि मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम के अंदर कब सरकार की गलत नीतियों को लेकर के आलोचना हुई है? हमेशा से एक तरफ़ा बैटिंग हुई है इधर और हमेशा से गवर्नमेंट के फ़ेवर में कुछ बड़े मीडिया पत्रकार जो अ, जिनको उस पोज़ीशन पे नहीं होना चाहिए था, वो हमेशा से सरकार की तरफदारी करते हैं। सरकार से सवाल ना पूछ के विपक्ष से सवाल पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस देश में आर्थिक स्थिति की हालत जो है, इस पे सवाल कब होगा? बेरोज़गारी का डेटा आया था एनएसएसओ का कि 45 साल में सबसे बड़ी बेरोज़गारी है इस देश में, इस पे सवाल कब होगा? पेट्रोल, डीज़ल के दाम 1-2 रुपए बढ़ते थे, तो पहले की हुकूमतों में हर दिन बवाल होता था। आज वो बवाल कहाँ है? फेल्योर पे बात क्यों नहीं हो रही है?
चाहे पड़ोसियों से रिश्ते की बात हो, चाहे अंदरूनी हालात के ऊपर मामला हो, किसी पे भी जो है यहाँ पे बहस नाम की कोई चीज़ नहीं चल रही है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और जहाँ तक बहुत सारी रिपोर्टें कहती हैं कि गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो रहा है। अभी आप देखिए कि 2 दिन पहले न्यूज़ लॉन्ड्री और इस पे न्यूज़ क्लिक के ऊपर छापे पड़े थे। क्या है भई? तो जो भी जर्नलिस्ट जो है अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और जो लोग सरकार की तोते बने हुए हैं, उन लोगों को जो है प्रमोशन मिल रहा है, उन लोग को जो है प्रमोट किया जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक संगठन पे नकेल कसने की बात पूछ रहे थे आप, तो मैं वही जानना चाहता हूँ कि जिन-जिन लोगों को सीएम बनाया जा रहा है, ये सही लोग होंगे, सही काम करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को हटा के बनाया जा रहा है, तो इन लोगों को लाने वाले भी वही लोग थे। ठीक। रूपाणी को, चाहे धन सिंह रावत को, चाहे हरक सिंह रावत को, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत को, चाहे येदियुरप्पा को लाने वाले कौन लोग थे? यही लोग थे, जो आज हटा रहे हैं। तो आप जिसको लाके बिठा रहे हैं जनता के सर के ऊपर, वो आदमी जनता के हित में काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी ज़िम्मेदारी कैसे तय करेंगे आप? ठीक। और इन लोगों को हटाया जा रहा है, तो क्यों आप हटा रहे हैं? किस बुनियाद पे हटा रहे हैं, ये भी तो क्लेरिफ़ाई कीजिए। अगर वो सही से नहीं स्टेट को रन कर पा रहे थे, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? ठीक। और जिसको आप ला रहे हैं अभी, ये सही से रन कर पाएँगे स्टेट को, ये ज़िम्मेदारी कौन लेगा? सवाल तो वही रहेगा। ठीक है, सवाल कई हैं और इस पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। अब एक और सवाल जो मध्य प्रदेश से उठने लगा है, पिछड़ा वर्ग आयोग की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग के गठन की बात अगर शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, तो ये किस तरह की राजनीति के संकेत दे रहा है? क्या एक बार फिर आरक्षण के विरोध में जो लामबंदी है, उसको वोट बैंक की तरह साधने की कोशिश है? देखिए भाई, सवाल तो यही है कि कोई भी आयोग क्यों बनता है? जब उस पर्टिकुलर कमिटी या पर्टिकुलर लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ होती हैं, तो आयोग बनाया जाता है कि ताकि इनके हितों की रक्षा की जाए। इनके लिए जो है एक स्पेशल आयोग बन जाए ताकि जो है इनके चीज़ों को वो एड्रेस करे। सामान्य वर्ग आयोग, आप बताइए हमको कि दलित एक जो एसटी-एससी आयोग बना हुआ है। एसटी-एससी आयोग के बनने का मतलब ये है कि अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मैनुअल स्क्वेंजिंग होती है, रैग पिकर्स हैं, घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, तो उनको ज़रूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन-सा देश का भाग है जहाँ पे किसी सवर्ण क्लास के लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, या उनकी बारात शान से नहीं निकलती है, या वो मैनुअल स्क्वेंजिंग करते हैं, और आयोग किस मामले के लिए गठन हो रहा है? किन ठीक। बातों को एड्रेस करेगा आयोग? ये तो बताइए हमको। तो ये अहम बात जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि अगर सामान्य पिछड़े वर्ग आयोग का जो औचित्य था, जो उद्देश्य था, वो क्या सामान्य वर्ग के साथ भी है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश से लगातार जो वीडियोज़ आ रहे हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा वहाँ हो रही है, वो वीडियो लगातार सामने मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और जो एग्ज़ाम्पल आपने पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए समुदाय को लेकर जो हिंसा लगातार देश में होती रही है, जो तमाम तरह के चीज़ें होती रही हैं, वो चीज़ें भी हैं। ऐसे में क्या इस वक़्त जब कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और महँगाई को लेकर, पेट्रोल डीज़ल की कीमतों को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार के सामने कोई जवाब नहीं है, सरकार जो पूँजी है सरकार की वो अपनी वो बेचने पे लगी है, ये तमाम सरकार की एंटिटीज़ हैं, उस पे अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। ऐसे में क्या इस तरह की माँग को उठा देना या इस तरह की बात एक मुख्यमंत्री अगर करता है, तो ये क्यों ना माना जाए कि तमाम उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जिसके इर्द-गिर्द अगर सवाल किए गए तो सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा? बिल्कुल सही बात है कि ये मुद्दों से हटाने का भी एक प्रयास है। वरना मुझे मतलब कि समझ नहीं आ रहा है कि आयोग की ज़रूरत क्यों है? और क्या मतलब कि आयोग को गठन करने के पीछे वजह क्या है? मतलब क्या उनके साथ कोई एट्रोसिटीज़ होती है? क्या उनके साथ प्रताड़ना होती है? क्या उनको जो है घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है? क्या उनके साथ अनटचेबल जैसी बातें होती हैं? क्या उनके साथ होता है? ऐसी कोई 1-2 घटना रिपोर्ट होती है तब तो ये चीज़ें करते आप। आयोग का गठन जो है उनके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देने के लिए कि जो है उनके लिए वो बेटर काम कर सकता है। इसीलिए मिनिस्ट्री अलग बनाई जाती है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री अलग है। रिज़र्वेशन का प्रावधान इसीलिए कि जो सोसाइटी, जो समाज के जो जातियाँ हैं, जिनको दबा दिया गया, जिनको जो है मेन स्ट्रीम में आने के मौके नहीं मिले, उनके लिए रिज़र्वेशन पॉलिसी बना दी जाती है।
तो ऐसा रिपोर्ट है, ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आपने इस पॉइंट पे आपने जो है उसको बना रहे हैं। दूसरी बात कि ये चुनाव के टाइम पर मेरा अपना ये मानना है कि अभी तक जो है धार्मिक विभाजन करके जो है कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकते थे। अब वही लोग वर्गों के बीच में विभाजन करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया निसार इन तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, क्योंकि तमाम मुद्दों पर जो चर्चा है उसके ज़रिए लोगों को ये समझ में आता है कि दरअसल जो मुद्दे उछाले जा रहे हैं उसके पीछे की राजनीति क्या है, क्या उनसे उनके हित आम लोगों के हित उससे पूरे होंगे या नहीं, या सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य के लिए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया निसार, और आप लोगों को हमारी चर्चा कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए, और लगातार सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए ताकि इस तरह की और महत्वपूर्ण चर्चा भी आप सुन सकें। बहुत शुक्रिया निसार।